हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस। बट ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम यूपीएससी सीएससी 2024 में पूछे गए थे। अब देखिए, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है कि एग्जाम कैसा था रिलेटिवली। अगर कंपेयर करें हम इसे 2023 के एग्जाम से, तो भैया कह रहे हैं कि चलो ईजी देखने को मिला है, चॉइसेस थोड़ी ईजी हो गई थी, चीज़ें बेसिक पूछी गई थी। बट फिर भी कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में आपको मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही होगी, राइट। तो हम कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मुद्दे की बात करेंगे कि किस प्रकार की इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखने को मिले, क्या उनका प्रोबेबल सोर्स रहा है उन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने का, उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। बट एक ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें 2024 के पिक्चर हमें क्या दिखाती है कि जी हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर एलिमिनेशन लग पा रहा था एंड कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल एज वेल फैक्चुअल दोनों का ही मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिला है। बट अभी भी थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं वेटेज जो ज्यादा देखने को मिल रही है फैक्चुअल वाले पोर्शन पर थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके मीडियम या फिर हार्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो अराउंड 60 to 65% ऐसे सवाल यहां पर देखने को मिले हैं जो कि डेफिनेटली इस कैटेगरी के हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आपका मीडियम डिफिकल्टी लेवल का भी सवाल है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की होगी, जिस प्रकार के नोट्स आपने फॉलो किए होंगे, उसका आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिला होगा। एंड कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, तो इन पर भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, राइट। और इन क्वेश्चंस पे तो थोड़ा बहुत बवाल भी चला हुआ है कि भैया इनका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से अप्रोच यहाँ पर देखने को मिली है। बट आगे चलते हुए क्या हमारी अप्रोच रहेगी इकोनॉमी को पढ़ने के लिए 2025 के पर्सपेक्टिव से, उसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल अगर एग्जाम का एक ओवरव्यू हम यहाँ पर करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो देखने को मिली है कि जी हाँ, 2024 में थोड़ा टफ हो गया था, कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। तो यूपीएससी भी चाहता है कि चलो थोड़ा सा एक रिलेटिवली इजी पेपर यहाँ पर डाला जाए। बट दैट डज नॉट मीन कि ये बहुत ईजी है। देखिए, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का इजी होना, मीडियम डिफिकल्टी लेवल लगना या हार्ड डिफिकल्टी लेवल लगना, वो बहुत ही रिलेटिव है। हर एक एस्पिरेंट के लिए वो डिफरेंट फीलिंग है। हो सकता है किसी ने किसी चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ा हो, है ना, बहुत डिटेल में जाके पढ़ा हो, फिर भी उसका क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व ना हो पाया हो, राइट, क्योंकि उस तरीके से वो सॉल्व ना कर पाए हो। कई बार होता है कि हम बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें पढ़ते हैं, वैसा सवाल वहाँ पर दिखता है और हम उसको मार्क कराते हैं और विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और फिर भी हमारा वो सही निकल जाता है, तो उनके लिए लगता है कि भैया सवाल ईजी था। तो देखिए, ये जो परसेप्शन है कि सवाल ईजी है, डिफिकल्ट है, ये कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट के लिए डिफर करेगा। एंड मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जी हाँ ये सवाल बहुत इजी था, हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो। तो हम बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था कि नहीं, राइट। एंड उसी के साथ प्रीलिम्स का समय यहाँ पर अब तो निकल चुका है, राइट। अब आप या तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे होंगे या फिर अपनी मेंस के प्रिपरेशन पर यहाँ पर आ गए होंगे। देखिए, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं दोबारा आपको एडवाइस करूँगा, बहुत बार हम ये चीज़ कहते हैं, अगर इस साल का मेंस आप नहीं लिख पाते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप तैयारी भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल इन 3 महीनों को बहुत ही इंटेंस फोकस के साथ मेंस की तरफ लगाइए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी, जो कि नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट में आपके लिए एक बहुत ही बड़े स्तर का काम करेगी, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होंगे। नेक्स्ट ईयर जब प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा और उसके बाद जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उस समय पे इन 3 महीनों की जो आपकी मेहनत है वो आपकी उस प्रोसेस को रिलेटिवली ईजी बना देगा। आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फिर बाकी चीज़ें वहाँ पर कवर कर पाएंगे। और नॉट जस्ट ओनली द जीए सब्जेक्ट्स की, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, आपको अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल को भी रिवैम्प करना है, उसकी भी आंसर राइटिंग करनी है। तो अगर मेंस नहीं लिख रहे भाई, फिर भी मैं कहूंगा ये मन में बात लेके चलो कि इस साल मेंस लिखना है, राइट। उसी से रिलेटेड स्लीपी क्लासेस द्वारा भी कुछ कोर्सेज यहाँ पर निकाले गए हैं, आप डेफिनेटली आप उन्हें गो थ्रू कर भी रहे होंगे, आप जगह जगह सुन भी रहे होंगे उनके बारे में। तो डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है। आपका क्रैश कोर्स यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोशिश की जा रही है यहाँ पर कवर करने की। एंड उस तरीके से आपको मेंटरशिप भी दी जा रही है, इंटर लिंकेजेस भी क्रिएट करके दी जा रही हैं, राइट। तो सभी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इन कोर्सेज में, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो पहला सवाल यहां पर देखते हैं। अब ये जो सी सेट है, शायद उसी के सवालों में से आपकी नंबरिंग यहां पर की गई है। सेकंड क्वेश्चन जो सी सेट में था, पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करता एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया में आपका लॉ प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
तो देखिए पहली जो स्टेटमेंट है कि भैया इंडिया इंपोर्ट नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में चीज़ देखने को मिली थी कि भैया इंडिया के द्वारा यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं यूएस एप्पल्स के। एंड ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि इस प्रकार से इंडिया ने जो रिटेलिटरी मेजर्स यहाँ पर लगा रखे थे कि भैया आपकी ऑलरेडी 50% की ड्यूटी चार्ज कर रहे थे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 20% का एक्स्ट्रा ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी, रिटेलिटरी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया था, जिसके बाद से इंपोर्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला था। राइट, नई रिकॉर्ड्स नए फिगर्स वहाँ पर देखने को मिले थे। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर उस बेसिस पर इनकरेक्ट है। अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बैचेस में, मैं वहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट लूँगा कि हमने इस चीज़ को इतना रिलेटिवली डिस्कस नहीं किया। राइट, एक दो बार कहीं पे बीच में बात हुई होगी, बट वो भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाया। राइट, किसी किसी बैच में हुई होगी। तो अगेन ये क्वेश्चन उन चीज़ों उस पर्सपेक्टिव से शायद आपके लिए डिफिकल्ट लग सकता है कि अच्छा इंपोर्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। राइट, सेकंड जो बात कर रहे हैं कि भैया इंडिया के केस में लॉ प्रोहिबिट करता है कि आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। अब इसमें आपका GAC भी इन्वॉल्व है और FSSAI भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। फूड प्रोडक्ट है तो यहाँ पर FSSAI की मोहर तो चाहिए ही होगी यदि इस प्रकार का कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का इंपोर्ट यहाँ पर चाहिए हो। जिस बेसिस पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है, एंड उसी के चलते यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भी डी है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। राइट, अब यही चीज एग्जाम में बैठे हुए कैंडिडेट के लिए हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट यहाँ पर देखने को मिली हो, इसलिए हमने इसको डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम यहाँ पर रखा है। अब बेसिकली इस प्रकार के आर्टिकल्स वहाँ पर देखने को मिले थे कि भैया इंपोर्ट जो है यूएस एप्पल्स का वो बढ़ता हुआ देखने को मिला, 40 टाइम्स यहाँ पर बढ़ा इन 3 मंथ्स, क्योंकि इस प्रकार की रिटेलिटरी ड्यूटी जो इंडिया पहले लगाता था वो यहाँ पर हटा दी गई है। एंड हाँ, ये जरूर हमने डिस्कस किया था कि भैया इंडिया और यूएस के बीच में जितने भी WTO के पास केसेस चल रहे थे, है ना, बहुत पेंडिंग केसेस चल रहे थे, ड्यूटीज बढ़ाई गई थी, आपस में एक दूसरे से नाराजगियां चल रही थी यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड, वो सारे केसेस रिजॉल्व कर दिए जा चुके हैं, नॉट बाय द WTO की एपलेटेड बॉडी, बट आपस में म्यूचुअल डिस्कशन से इन्होंने केसेस रिजॉल्व किए थे, जिसके माध्यम से रिटेलिटरी ड्यूटी भी यहाँ पर हटाई गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल था जिसमें बात की गई थी कि भैया इंडिया का जो एपेक्स फूड रेगुलेटर है उनके पास डेटा नहीं है कि किस प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिल रही है ना, इन द फ्रेश प्रोड्यूस जो कि इंपोर्ट किए गए पिछले 5 सालों में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई थी। एंड जब हमने DMH 11 के बारे में भी बात की थी, धारा मस्टर्ड के बारे में कि भैया उससे रिलेटेड GAC ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, बट मिनिमम जो वेट है सीड का, ग्रेन का जो वेट होना चाहिए उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा, फिर भी यहाँ पर गो हेड इस चीज़ को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। तो हाँ, वो पूरे डिस्कशन वहाँ पर किया गया था, तब भी इस चीज़ के बारे में बात की गई थी कि GAC भी इन चीज़ों में पूरी इन्वॉल्व है, बट इस केस में FSSAI का यहाँ पर पॉइंट रखा गया है कि एज पर द FSSAI एक्ट 2006 प्रोहिबिट करता है इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज या फिर सेल ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट FSSAI अप्रूवल। वही चीज यहां पर मेंशन भी की गई है। राइट, चलिए फिर एक और यहां पर सवाल देखते हैं। 8th सवाल, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब सिंपल सी स्कीम यहां पर पूछी गई है। अब देखिए यही एक ऐसा सवाल है जो कि एक मेजर चीज यहां पर बताता है। हम बार बार जब भी हम क्लासेज या फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत बार इस चीज़ को कहते हैं कि ये भैया आपका प्रीलिम्स का सेक्शन है, आपका मेंस का सेक्शन है, मेंस में हम लैंड रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। पर देखिए यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स का ही सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है। राइट, स्कीम बेस्ड सवाल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी कि भैया इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्लीटली फंडिंग यहाँ पर सरकार से आ रही है, सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, एंड उसके चलते आपके कैडेस्ट्रल मैप्स भी यहाँ पर डिजिटाइज किए जा रहे हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। जो 3rd पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए गए थे। राइट, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए गए थे, जिसमें आपके मैप्स यहां पर डिजिटाइज करने की बात की गई थी। उसी में से एक इनिशिएटिव ये भी था कि भैया इसे ट्रांसलिटरेट यहां पर किया जा सके इन रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स को, जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स वहां पर मेंटेन किए गए हैं, फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू 22 लैंग्वेजेस जो कि संविधान में रिकॉग्नाइज है शेड्यूल 8 के हिसाब से। राइट, तो वही पॉइंट यहां पर भी डाल दिया गया था, जिसके चलते तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट थी, और अगेन डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन थी। बट 3rd स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन होना एक बहुत ही मेजर पॉइंट है ना, कि आप उसके बारे में पता है कि नहीं। एंड कहीं ना जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते हैं ना, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि भैया एनी ऑफ द लैंग्वेजेस की बात कर दी गई है, नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एनी में तो थोड़ा सा इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि यार जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स रहती है ना, वो थोड़ी आपकी इनकरेक्ट देखने को मिलती हैं। हो सकता है आपने इसको इनकरेक्ट यहाँ पर मार्क कर लियो, पर बिल्कुल ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, जिसके बेस में कहूंगा कि जी हाँ, ये इसका जो क्वेश्चन लेवल है ये हार्ड रहेगा, है ना। अब हो सकता है किसी के लिए बहुत ईजी रहा हो क्योंकि उन्होंने इस चीज को पढ़ लिया हो। राइट, बट जब एनी ऐसी टर्म यहाँ पर जुड़ जाए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए विदाउट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो उस केस में एस्पिरेंट बिल्कुल वहां पर सोचेगा कि यार किस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता था। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो यही डिफरेंट इनिशिएटिव्स का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया। पीआईबी में डॉक्यूमेंट था, आई थिंक दिसंबर 2023 का डॉक्यूमेंट था, उसी में ही सारे जो इनिशिएटिव्स आपके इस प्रोग्राम के अंतर्गत रन किए गए उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई थी, क्या क्या अचीवमेंट्स देखने को मिली है। तो बिल्कुल इन रैंड रिकॉर्ड्स को बेसिकली कन्वर्ट करने की बात की गई है इन ऑल द लैंग्वेजेस जो आपकी शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है, राइट, जो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। एंड उसी केस में डिफरेंट स्टेट्स में पायलट टेस्ट भी कंडक्ट किया गया और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी वहां पर देखने को मिली, एंड उसी तरीके से उसको बाकी स्टेट्स में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करंटली की जा रही है, राइट। तो अगेन हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैं बिल्कुल इस चीज को यहाँ पर मानूंगा, राइट। हमने क्लास में स्कीम को डिस्कस किया था, इस प्रोग्राम को डिस्कस किया था, जो हमने भूमि सम्मान अवार्ड्स के बारे में बात की थी। भूमि सम्मान अवार्ड्स भी बेसिकली इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक अलग से इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया, जहां पर इस प्रकार के आपके अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जो कि इस प्रकार के लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इनिशिएटिव्स यहां पर ले रहे हैं। तब हमने स्कीम को यहां पर डिस्कस किया था, बट आई अगेन रिकॉग्नाइज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये थर्ड पॉइंट है ये हमने भी क्लास में नहीं पढ़ा था, राइट, क्योंकि ये बहुत ही टू द पॉइंट यहां पर चीज पूछ ली गई थी। तो डेफिनेटली उस हिसाब से मैं कहूंगा कि रिलेटिवली आपका ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगला सवाल यहां पर देखते हैं 41st। अब इस क्वेश्चन में ना जिसने बहुत चीजें बारीकी से पढ़ी हो उसके लिए हो सकता है उसको बहुत दिक्कत आ रही हो, है ना। किसी ने जो ऊपर चीजें पढ़ते हैं भैया कि लास्ट मोमेंट पे जाके अच्छा ये टॉपिक्स कहीं कहीं पर्टिकुलर सोर्सेज से पढ़ लिए, उनको लगा कि चलो हाँ ये तो क्वेश्चन ईजी है। उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर कह रही है कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, कि अगर यूएस अपने डेट पर डिफॉल्ट कर देता है, हर एक सरकार उधार उठाती है भाई, राइट, अपने बॉन्ड्स इशू करके, है ना, उनके द्वारा उधार उठाया जाता है। तो अगर वो उस पर डिफॉल्ट कर दे, डिफॉल्ट माने कि वो सुधार की भरपाई ना कर पाए, तो भैया जितने भी बॉन्ड्स इशू किए गए हैं अब उनको खरीदने वाले कौन है, जिन्होंने उन्हें पैसा दिया, जहां से सरकार के पास पैसा है ना, वही है होल्डर्स उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स के। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट, कि अगर वो उस प्रकार से डिफॉल्ट कर जाएं तो भैया ये जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ना, अगर सरकार यहां पर डिफॉल्ट कर जाती है तो उस केस में जितने भी बॉन्ड होल्डर्स रहेंगे उनको पैसा कौन देगी, सरकार देगी। पर सरकार के पास अगर पैसा नहीं बचा है तो जाहिर सी बात है वो उस प्रकार से दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। बट यहां पर ना थोड़ी सी एक्सट्रीम भी होगी कि बिल्कुल भी कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है क्लेम्स को एक्सरसाइज करने की, है ना, कि भैया अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई ऑप्शन यहां पर बची ही नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये इस तरीके से करेक्ट मानी जा सकती है। इसका कारण क्या है, देखिए जब हम बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं ना तो हम कई बार पढ़ते हैं इस चीज के बारे में कि भैया ये आपके अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, ये आपके सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स के केस में हम क्या पॉइंट रखते हैं कि भैया अगर कोई भी एंटिटी, मान लीजिए एबीसी कंपनी ने अपने इस प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहां पर इशू किए, राइट, एंड वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो आपकी सिक्योर्ड कैटेगरी के यहां पर देखने को मिलते हैं। उसका मतलब क्या है कि भैया जितने के बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जा रहे हैं उतने का ही एबीसी कंपनी ने अपना एसेट भी मेंटेन करके रखा है जो कि उन बॉन्ड्स को बैक कर रहा है, राइट। बट सरकार तो यहां पर नहीं इस प्रकार की बोरिंग कर रही, सरकार तो यहां पर एक तरीके की अनसिक्योर्ड बोरिंग कर रही है। सरकार ने तो किसी प्रकार की बैकिंग नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ जब आप सरकार को पैसा देते हैं तो आप यही सोच के देते हैं कि भैया सरकार के ऊपर पूरा भरोसा, सरकार इस चीज को वापस कर देगी, है ना। इसी वजह से हम सरकार की जब क्रेडिट वर्दीनेस की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट रेटिंग्स देखने को मिलती हैं कि हाँ यार ये वाली सरकार तो अच्छा ही काम कर रही है और ये तो हमारे बॉन्ड की भरपाई यहां पर कर ही देगी, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली यहां पर बात रखती है कि यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है किसी भी तरीके की हार्ड एसेट से बैक नहीं है, कि सरकार अगर वहां पर बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके लिए कोई एसेट की बैकिंग नहीं दे रही कि भाई ये सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ बोरिंग है, नहीं, वो अनसिक्योर्ड नेचर की है। बोरोअर जो आपका बॉन्ड होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, यदि वो सरकार को पैसा दे रहा है तो वो एक कंप्लीट फेथ पे दे रहा है, उसको ये नहीं है कि भैया ये एसेट है जिसकी बैकिंग है इस बॉन्ड को, कल को अगर सरकार पैसे नहीं कर पाई पूरे तो उस केस में एसेट को बेचा जाएगा, उससे पैसे यहां पर मिलेंगे, जी नहीं, वो आपके सिक्योर्ड बॉन्ड्स के केस में होता है। बट जो आपकी प्राइवेट कंपनीज वहां पर इशू करती है, सरकार के जो बॉन्ड्स है वो अनसिक्योर्ड नेचर के देखने को मिलते हैं, सरकार का ही फेथ वहां पर सबसे असेस किया जाता है, राइट। तो उसी बेसिस पर अगर हम इसको एक साथ पढ़ें तो एक तरीके से आपको कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पर लगेगी कि अगर आपका डिफॉल्ट कर जाता है यूएस अपने डेट पे तो उस केस में जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो अपनी पेमेंट नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट है उसका जो डेट है इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसी केस में आपका ऑप्शन ए यहां पर हम करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं। बट अगेन इस केस में भी बहुत सारे लोग यहां पर डिबेट चल रहा है ना, अभी इस केस में डिबेट चल रहा है। जब यूपीएससी के आंसर की आएगी तो उसका हम अलग से एक सेक्शन कंडक्ट करें और देखें कि भैया यूपीएससी ने इन क्वेश्चंस को यहां पर किस तरीके से आंसर किया है, राइट। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया यहां पर ऑप्शन अवेलेबल रहेगी
एक व्यक्ति जो भी बॉन्ड होल्डर है वो सरकार को सू कर सकता है, वो अपने भरपाई ले सकता है, बट मुश्किल है चीज, राइट। अब उस केस में आपका डी ऑप्शन भी यहाँ पर सामने आ रहा है, बट मोर और लेस यहाँ पर जो हमें लगता है वो आपका ए ऑप्शन है। अगेन यूपीएससी का डिसाइड करता है, वो हम जरूर वहां पर देखेंगे। चलिए, तो यूएस की जब डेट सेलिंग का इशू वहां पर देखने को मिला था कि भैया यूएस ने अपनी डेट सेलिंग को बार बार एक्सटेंड किया था, तब इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था कि भैया अगर ऐसा डेट सेलिंग ब्रीच हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि यूएस वहां पर डिफॉल्ट कर जाएगा, अपनी पेमेंट्स यहाँ पर नहीं कर पाएगा। अब यूएस सरकार अगर पेमेंट्स नहीं कर पा रहा तो भैया जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके बॉन्ड अगर मैच्योर हो रहे होंगे उनको भी पेमेंट्स यहाँ पर फिर नहीं मिलेंगे। तो उस समय पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था, राइट। तो ये सवाल मैं कहूंगा कि भैया जिसने इन टॉपिक्स को हमारे साथ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हद तक वो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर पाए होंगे। चलिए, अगला सवाल यहां पर देखते हैं सिंडिकेटेड लेंडिंग के बारे में। अगेन एक बड़ी अटपटी सी टर्म यहां पर डाल दी गई, राइट, बैंकिंग से रिलेटेड सिंडिकेटेड लेंडिंग, कि भैया स्टेटमेंट 1 कह रही है कि स्प्रेड करता है रिस्क ऑफ द बोरोर अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग बेसिकली क्या कहता है, एक तरीके की को लेंडिंग है ना, जैसे हमने को लेंडिंग पढ़ी है एनबीएफसीज और बैंक्स के केस में कि आपस में मिल बांट के थोड़े पर्सनल लोन्स वहां पर वो एक्सटेंड कर रहे हैं। सिंडिकेटेड लेंडिंग आपके बड़े लोन्स, डेवलपर को लोन दिया जा रहा है ना, बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जा रहा है, जिस केस में एक बैंक वो पर्टिकुलर लोन अमाउंट पूरा नहीं कर सकते, तो मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक साथ आएंगे और उस प्रकार का लोन वहां पर ऑफर किया जाएगा बोरोर को, है ना। अब उस केस में क्या होगा कि भैया जितना जितना लोन हर एक बैंक द्वारा ऑफर किया जाएगा उतना ही रिस्क उन्हें वहां पर बियर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क ऑफ बोरोअर है ना, बोरिंग का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो स्प्रेड हो जाता है अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी सिंडिकेटेड लोन है इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट या फिर लमसम ऑफ अमाउंट्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। देखिए, वो लमसम ऑफ द अमाउंट्स नहीं होगा कि भैया अच्छा लमसम ऑफ द फंड्स यहां पर देगा कि इतना इतना आप ले सकते हैं, नहीं, वो आप तो वहां पर फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाएगा कि भैया इतना आपको उधार यहां पर दिया जा रहा है, या फिर आपकी क्रेडिट लाइन रख देगी इतना आप उधार यहां पर ले सकते हैं, जिसके चलते सेकंड स्टेटमेंट हमारी फिर यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगी, राइट। अब ये कहीं हद तक थोड़ा बहुत न्यूज में भी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत आई हो, राइट। हमने को लेंडिंग बिल्कुल डिस्कस की थी, अगेन आई विल रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट, बट सिंडिकेटेड लेंडिंग के केस में थोड़ा सा अगर हम अपनी नॉलेज को यूज करें, बैंकिंग की जो हम चीजें पढ़ते हैं, तो शायद चीजें रिजॉल्व हो पाती। बट अगेन उसके लिए हमें सिंडिकेटेड लेंडिंग का जो टर्म है इसके बारे में पता होना जरूरी था, राइट। चलिए, तो ये दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, जिसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, जिसके चलते अगेन हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। एंड उस हिसाब से मैं डिफिकल्टी लेवल यहां पर मैं हार्ड कहूंगा, क्योंकि एक तरीके से ऐसी जो आपकी टूल्स जो रहते हैं ऐसे बोरिंग के, लेंडिंग के, वो इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन यहां पर मैं कह सकता हूं बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भैया इस तरीके का आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, दूसरी तरीके से 2021 का एक आर्टिकल था जिसमें आरबीआई डिस्कशन विद द बैंक्स रिवाइज करने की बात करी थी, किस तरीके से गाइडलाइंस यहां पर रिवाइज करनी है फॉर द लास्ट सिंडिकेटेड लोन्स। 2021 में इस प्रकार का आर्टिकल वहां पर आया था, तो वहां से इन्होंने अगर इस चीज को बोरो किया है, वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो भैया काफी पुरानी चीजें भी यहां पर पूछी जा रही हैं, जो कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं, थोड़ा उससे पहले का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। अच्छा, अगला सवाल डिजिटल रूपी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, हर एक क्लास में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर जरूर इस चीज के बारे में बात की गई हो कि यहाँ पर आपको बताया गया कि डिजिटल रूपी बेसिकली क्या, एक तरीके से जैसे आपका बाकी कैश वगैरह यहाँ पर आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, वैसे ही जस्ट दैट वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में है ना, डिजिटल कैश है आपका एक तरीके से। तो ये सॉवरेन करेंसी है, आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो सॉवरेन करेंसी है विच इज इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात की गई है। अब अच्छा, जब आरबीआई द्वारा कैश आपको दिया जाता है ना, जब करेंसी वहां पर इशू की जाती है तो उस पर लिखा जाता है ना कि आई प्रॉमिस, आरबीआई प्रॉमिस करता है ना कि जो भी पैसे को लेके आएगा मैं उसको इतने अमाउंट का, इतने अमाउंट वहां पर उसको पे किया जाएगा, है ना, या उतने अमाउंट की चीज उसे वहां पर दी जाएगी। तो उस तरीके का प्रॉमिस वहां पर जब आरबीआई देता है, तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर आपकी करेंसी इशू की जाती है या आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है। वैसे डिजिटल रूपी भी यहां पर देखने को मिलेगा। थर्ड में कह रहे हैं कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। तो नहीं, ये कोई आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स करेंसी थोड़ा है कि इन्फ्लेशन के साथ आपका उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि भैया अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इजिली हम इनकरेक्ट मार्क कर सकते थे, अपना बेसिक सा कॉमन सेंस लगा के उसके बाद अपना एलिमिनेशन यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि भैया हमारे पास डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है कि फ्रीली कन्वर्टेबल है अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एज वेल एज कैश। अब इस क्वेश्चन की जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है ना, पहली बात तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इजी मैंने इसको यहां पर मार्क किया है डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि ये चीज टाइम एंड अगेन 2022 में भी सीबीडीसी के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं ये चीज अज्यूम यहां पर कर रहा हूं, राइट। तो वैसे ही आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल था जिसमें बात की गई थी कैसे आरबीआई का सीबीडीसी
डिफरेंट है फ्रॉम द डिजिटल मनी या बाकी फॉर्म्स ऑफ मनी से, उसी में फीचर्स की बात रखी गई थी। तो देखिए एज इट इज ये पॉइंट्स वहां पर डाल दिए गए हैं, एज इट इज कॉपी पेस्टेड है भैया, यूपीएससी ने भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। कमर्शियल बैंक मनी क्या होती है? कमर्शियल बैंक मनी बेसिकली जो बैंक्स द्वारा यहाँ पर मनी जनरेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एज इट इज देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलिए ओके, आंसर राइटिंग की जो इंपॉर्टेंस है ये हमने पहले स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यही बात कही कि अगर आपका मेंस नहीं भी है फिर भी आप आंसर राइटिंग यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। उसी पर्पस से 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हमने 100 डेज का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किया है, जिसमें आपको डेली बेसिस पर एक सवाल यहाँ पर लिखना होगा, आपको शेड्यूल वहाँ पर दिया जाएगा, इवैल्यूएशन यहाँ पर आपको दी जाएगी, लाइव डाउट सेशन यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। एंड डेफिनेटली उस तरीके से जो आपकी आंसर राइटिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस की जो पूरी एक रिजल्ट होना चाहिए उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से। डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, एक फीडबैक के तरीके से, एक फीडबैक ओरिएंटेड आपका कोई एक ऐसा रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जा सके, तो डेफिनेटली आपके लिए कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, अगेन उस तरीके का एक बाउंसर सवाल कि आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के बारे में बात कर देगी। तो इंडिया बिल्कुल इस चीज का मेंबर है, राइट। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है थोड़ी सी अटपटी भी है, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि भैया यहाँ पर इसे एलिमिनेट किया जा सकता था कि अगर कोई भी देश, राइट, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग ऑफ राइस एंड व्हीट। तो भैया तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी ना, कि एक तरीके से देखा जाए कि अगर कोई देश यहाँ पर मेंबर नहीं है इस आईजीसी का, तो क्या वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा? जी नहीं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है ना। तो इस वजह से आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट भी है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा यार इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, ये कौन सी काउंसिल के बारे में सवाल पूछ लिया गया है ना, हमने भी इस चीज को कवर नहीं किया था। बिल्कुल मैं मानूंगा इट इज वन ऑफ दोस बाउंसर क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, जो कि मेरे को नहीं लग रहा कि रिलेटिवली ऑनलाइन भी जब इसे देखा गया तो एज सच कोई आर्टिकल भी नहीं था जहां से सवाल आया है। कुछ एक इंस्टीट्यूट थे, हालांकि वहां पर सिर्फ इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया था, ग्रेन्स काउंसिल के बारे में यहाँ पर बात किया गया था कि इंडिया उसका मेंबर है, यही इसका जिक्र वहां पर किया गया था, राइट। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसके चलते ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगेन डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर हमारा मीडियम टू हार्ड देखने को मिलेगा, राइट। अब ये वो वाला सवाल आता है जो कि इजिली सॉल्व किया जा सकता था। फर्टिलिटी रेट 2023 में, 2024 में टाइम एंड अगेन किसी न किसी केस में आपका देखने को मिल रहा था कि भैया यहाँ पर लोगों का जो अप्रोच है टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि भी आपका फर्टिलिटी रेट कम होता जाएगा, जिसकी वजह से डाउन द लाइन इंडिया के केस में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वर्कर जो हमारा पॉपुलेशन है ना, जो वर्क फोर्स का पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम रहेगा तो उतनी वर्किंग पॉपुलेशन बाद में देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या रहता है, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो कि एक महिला को वहां पर देखने को मिलते हैं वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, की एक उनके लाइफ टाइम में एक महिला के कितने बच्चों का वहां पर जन्म होगा, है ना, लाइव बर्थ कितने यहाँ पर कितने बच्चे होंगे टू बी प्रिसाइज। तो 2.1 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर आई थी भैया कि अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ये और ज्यादा कम यहाँ पर होता जाएगा एंड डाउन द लाइन इंडिया के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन जो भी लोग यहाँ पर वर्कफोर्स का हिस्सा है, कल को वो यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन का हिस्सा यहाँ पर बन जाएंगे आप और हमारे जैसे। और अगर फर्टिलिटी रेट कम होता गया तो नई जो वर्कर पॉपुलेशन है या नया जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज टाइम एंड अगेन न्यूज में देखने को मिली है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपके लिए डुएबल था और आपने जरूर इस चीज को आंसर भी यहाँ पर मार्क किया हो, राइट। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स वहां पर देखने को मिले थे। लैंडस्लेट ने यहाँ पर फोरकास्ट किया था कि फर्टिलिटी रेट यहाँ पर डिप कर जाएगा टू 1.29 बाय 2050 और इसका क्या चैलेंजेस होंगे, क्या इसका पूरा केस होगा, तो उस चीज तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए। तो ये डिबेट बहुत समय से यहाँ पर चल रही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि यार जिन्होंने बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ा होगा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। जिन्होंने ऊपर से चीजें पढ़ी हो उनके लिए शायद वो रिलेटिवली क्वेश्चन इजी लगा हो। कि जैसे पहली स्टेटमेंट है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एनबीएफसीज के लिए अवेलेबल नहीं है, कि एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, कि एलएफ जो फैसिलिटी यहाँ पर आरबीआई द्वारा रखी गई है ताकि उस प्रकार का लेन देन यहाँ पर किया जा सके, है ना, जो कि आरबीआई यहाँ पर प्रोवाइड करता है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस के माध्यम से। तो वो जो फैसिलिटी यहां पर क्रिएट की गई है उस केस में बोला जा रहा है कि एनबीएफसीज भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये अगेन एक ऐसा सवाल है जिसपे हम भी निर्भर हैं यूपीएससी के आंसर की पे कि वो क्या यहां पर कहते हैं। अब देखिए जनरली एनबीएफसीज के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट पहले देखा गया है कि कभी कभी कुछ स्पेशल कैटेगरी जो आपके कुछ एनबीएफसीज हैं उनको अलाउ किया गया है एलएफ के तहत यहां पर अवेल करने के लिए कि वो यहां से फंड्स अवेल कर सकते हैं आरबीआई से, राइट। तो यहां पर कैन एक्सेस की बात रखी गई कि एक्सेस कर सकता है।
तो बहुत ऐसा नहीं कि आरबीआई ने खुले उस पर तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ जी एनबीएफसी को पूरा अलाउ किया जा रहा है। बीच में कुछ सर्कुलर्स वहां पर देखने को मिले थे जब आरबीआई ने कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ ही एनबीएफसी को यहां पर अलाउ किया था कि उस प्रकार से वो एलएफ फैसिलिटी का यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो उस बेसिस पर कि सिंस एलएफ की जो हम डेफिनेशन या पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर एनबीएफसी का जिक्र नहीं होता, सिर्फ हम बैंक्स के बारे में वहां पर बात करते हैं कि भैया बैंकिंग जो आपके इंस्टीट्यूशंस उनके लिए ये फैसिलिटी यहां पर रखी गई है। तो उस बेसिस पर मैं स्टेटमेंट को यहां पर इनकरेक्ट कह रहा हूं। अब यूपीएससी के आंसर की क्या आती है, क्या वो कहती है, हम उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा यहां पर निर्भर रहेंगे। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट उस हिसाब से काफी रिलेटिवली इजी है, राइट। वही वाली बात है ना, जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा उसको शायद याद होगा कि एनबीएफसीज ने कभी अवेल किया था, या 2021 में भी जब आपके टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे तो एनबीएफसीज तक पैसा पहुंचाया गया था। बस उसमें भी इंटरमीडिएरीज बैंक्स थे कि बैंक्स ने पैसा आरबीआई से लिया अंडर द टीएलटीआरओस एंड उसके चलते फिर आगे जाके एनबीएफसीज को वो चीज प्रोवाइड की, है ना। डायरेक्ट यहां पर लेन देन नहीं हुआ, बैंक्स यहां पर भी इन्वॉल्व थे। या उससे पहले भी आपकी जो मैंने बताया कि कुछ कुछ एनबीएफसीज को वहां पर अलाउ किया गया था। अब किसी ने पढ़ा हो तो भैया वो थोड़ा कंफ्यूजन में चला जाएगा कि यार इसको करेक्ट मार्क करूं या इनकरेक्ट मार्क करूं, क्योंकि ऑप्शंस दोनों वैसी यहां पर अवेलेबल है। सेकंड एंड थर्ड की भी ऑप्शन अवेलेबल है, तीनों की स्टेटमेंट्स करेक्ट की भी यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। बट जिसने ऊपर से पढ़ा होगा लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को, उसके लिए इजी होगा कि यार मुझे तो पता है कि एनबीएफसी को यहां पर ऑप्शन नहीं रखा गया। बट अगेन यूपीएससी के आंसर की यहां पर क्या कहती है, हम उसके ऊपर लिए बहुत ज्यादा यहां पर निर्भर रहेंगे। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भी आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिल्कुल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहां पर आपकी होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, राइट। हमने इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जब आरबी द्वारा रिवाइज तो क्या की गई थी, अपडेट की गई थी, दोबारा से वही लिमिट्स वहां पर रखी गई थी, तब हमने इसके बारे में जिक्र किया गया था। एंड इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेट्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। अगेन वैसे ही आपका एक आर्टिकल है आई थिंक 2013 का, उसी में से डायरेक्टली एक लाइन यहाँ पर एज इट इज यही स्टेटमेंट वहां पर भी यूज हुई थी, वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी रखी गई है, वही यहाँ पर लगा दी गई है। तो बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बताई गई। और हमने इसको ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के केस में भी हमने इससे डिस्कस किया था। एनएससी वाज द वेरी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जिन्होंने इस प्रकार का सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था डेट्स के लिए, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसके चलते डी ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क करेंगे एंड उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल में यहाँ पर मीडियम रखूंगा, ठीक है जी। तो यही एफपीआई की लिमिट्स के टाइम पे हमने डिस्कस किया था। फिर हमने फुली एक्सेसिबल कैटेगरी के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जिसमें लिमिट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके इसमें 6% तक की लिमिट यहाँ पर रखी गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। 53rd क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से थोड़ा पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रिलेटिवली देख रहे हैं, हम पढ़ते ही हैं कि भैया जो आपके पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े इन्वेस्टर्स है ना, बड़े इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में यहां पर आते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी दोनों ऑप्शंस यहां पर ओपन कर दी जा चुकी हैं, राइट। आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम आपको पता ही है ना, उसके तहत यहाँ पर पॉइंट रखा ही गया है। तो उसी बेसिस पर तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर, तीनों ऑप्शंस करेक्ट होने के चलते डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैं इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल इसका ईजी है, क्योंकि ये चीज टाइम एंड अगेन क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस होती रहती है। जहां से भी आपने पढ़ा होगा वहां पर जरूर इसके बारे में डिस्कशन हुआ ही हुआ होगा, राइट। एंड उस तरीके से लास्ट ईयर कुछ आर्टिकल्स भी थे कि भैया आपके इस प्रकार का जो पेंशन फंड है, राइट, इट मे टर्न टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए अपना पैसा और ग्रो करने के लिए। तो ये बेसिकली ये वाले पॉइंट्स आपके टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिले ही होंगे, ठीक है जी। वैसे ये वाला सवाल भी था, ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिलेटिवली इजी थे या बहुत इजी देखने को मिले थे। मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्टली मार्क किया। ये तो बिल्कुल ही कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो भैया ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में हम इसको भी डिस्कस करते हैं, राइट। करेंसी स्वैप्स को हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सटर्नल सेक्टर में कि जी हाँ ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ये मोटर व्हीकल तो है ही नहीं किसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट, वो तो टेंजिबल नेचर का है, राइट। तो उसी बेसिस पर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया था, ओके। अब अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि पेयर्स दिए गए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई थी और उसके सेक्टर के बारे में बात की गई थी। अब ये सवाल भी अगेन उस प्रकार से थोड़ा सा एक डिबेट यहां पर क्रिएट कर रहा है कि एग्जैक्टली आंसर इसका क्या रहेगा। पहला अगर हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रिएट करने की बात नहीं की गई। अगर वो बात रखी गई होती तो जाहिर सी बात है कि भैया वो चीज हमारी प्राइमरी में यहां पर आती है ना। ये चीज तो हम बहुत बेसिकली डिस्कस करते हैं ना अपने बेसिक्स में भी, या अपने प्रीमिस के क्वेश्चंस अगर लगाए हो तो वहां पर तो डिटेल में इसको डिस्कस किया गया, राइट। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक तरीके से एक सर्विस दी जा रही है कि अच्छा आप अपना जो भी आपने प्रोड्यूस तैयार किया है हम उसको स्टोर करेंगे और आपको बाद में वापस कर देंगे, आप हमें बस एक तरीके से रेंटल फीस यहां पर दे दीजिए, स्टोरेज फीस यहां पर दे दीजिए, है ना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी रहेगी, हमने कोई नई चीज क्रिएट नहीं की, यहां तो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो सेकेंडरी का तो हिस्सा नहीं माना जाएगा, ये तो टर्सरी का यहां पर हिस्सा माना जाएगा। डेयरी फार्म बिल्कुल भैया प्राइमरी को बिलोंग करता है। अच्छा, मिनरल एक्सप्लोरेशन, अब इस चीज के ऊपर बहुत डिबेट चल रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सिंस माइनिंग की यहां पर बात की जा रही है, आपका प्राइमरी में आएगा। बट देखिए, अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की जा रही है तो एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या रहता है कि भैया आपकी स्टडी कंडक्ट की जा रही है, कि आपको एक पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया वहां पर मिल चुका है, वहां पर कंपनी आ रही है, स्टडी कंडक्ट करी कि यहां पर मिनरल्स पाए जा सकते हैं कि नहीं। वो तो एक्सप्लोरेशन वाली कैटेगरी में आ गए ना। वैसे हम एमएमडीआर एक्ट में अगर जाएं तो वहां पर भी 3 तरीके की एक्टिविटीज डिफाइन की जाती है, जिसके लिए लाइसेंसेस भी ग्रांट की जाते हैं। ये आपका रिकॉग्निस है, फिर आपका एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, और फिर आती है माइनिंग एक्टिविटीज, राइट। तो भैया जब एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अलग से डिफाइन की गई हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि भैया यहां पर भी सर्विस ही प्रोवाइड की जा रही है, तो बिल्कुल उस तरीके से आपका टर्शरी को यहां पर बिलोंग कर सकता है। बट वही वाली बात है जो हम बेसिक जब पढ़ते हैं, जब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को अलग तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं, तो वहां पर माइनिंग आपका प्राइमरी में डाला जाता है कि भैया नेचुरल रिसोर्स के माध्यम से यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, तो ये आपका माइनिंग में आएगा, सॉरी आपका प्राइमरी में आएगा, राइट। माइनिंग एक्टिविटी प्राइमरी में आएगी। बट यहां पर एग्जैक्टली उसी की एक सब कैटेगरी मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की गई है, जहां पर कोई ऐसी माइनिंग एक्टिविटी नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं व्यूइंग ऑफ क्लॉथ, ये आपका सेकेंडरी को यहां पर बिलोंग करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहां पर 3 करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट रहेगा। बहुत सारे लोग यहां पर कह रहे हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी नहीं प्राइमरी में आएगा, जिसकी वजह से वो 2 यहां पर करेक्ट कर रहे हैं। बट अगेन डिफिकल्टी लेवल यहां पर हम मीडियम टू हार्ड यहां पर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट कैटेगरीज यहां पर सेक्टर्स रहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो आपको आपने जरूर पढ़े होंगे। एंड एक और यहां पर इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक पीएसयू है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड। ये चीज हमने एक टेस्ट सीरीज में डिस्कस की थी, नॉट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पीएसयू, बट हाँ हमने इसके बारे में जिक्र मेंशन जरूर किया था कि इस प्रकार की आपकी एक पीएसयू वहां पर काम करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी यहां पर क्रिएट की गई 1972 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये डिस्कस की गई थी काबिल इनिशिएटिव, काबिल जो आपका जॉइंट वेंचर क्रिएट किया गया ना, जो कि आपके ऐसे ऑफशोर माइनिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए 3 पीएसयूज इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको पता है उन 3 पीएसयूज, मतलब एक तो आपका यहाँ पर मेंशन रही है, उसके अलावा जो बाकी 2 पीएसयूज उनके नाम अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो यदि मैं इसका अबाउट अस का जो इसकी वेबसाइट पे जो मेंशन किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड जो पीएसयू है, राइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मिशन है कि टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड जियो साइंटिफिक सर्विसेज। वे सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है। आपकी मिनरल एक्सप्लोरेशन की जो पीएसयू है उसका ही काम सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, तो कहीं ना कहीं हम इसे फिर इसी वजह से टर्शरी में ही डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अब अगेन यूपीएससी जब आंसर की आएगी तब देखना रहेगा कि इसका क्या सवाल, इसका क्या जवाब यहां पर देखने को मिलता है। फिर वैसे एक फिजिकल कैपिटल के ऊपर भी सवाल यहां पर देखने को मिला कि आइटम्स दे दी गई, कैटेगरी दे दी गई है कि भैया इसमें से बताइए कौन सा वर्किंग कैपिटल है, कौन सा फिक्स्ड कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल कौन सा रहता है, जो कि आपका कंज्यूम हो रहा है ना, प्रोडक्शन के दौरान आपका वो कैपिटल कंज्यूम हो रहा है, उसके चलते आपके नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल कि जी हाँ उन पर्टिकुलर एसेट्स को आप यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन के लिए, बट वो दोबारा यूज किए जा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, एक बार आपका यूज हो गया तो खत्म है भाई, है ना, आप उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, एक बार यूज हो गया तो भैया खत्म है, राइट। जैसे कि अगर मैं फार्मर्स प्लो की बात करूं, हल की बात करूं, तो भैया वर्किंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल है वो। तो अगर एक बार खेती आप कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आपका हल खराब हो गया, अब आपको नया लेके आएंगे, नहीं, दोबारा जब आप खेती करेंगे तब भी आप उसी को यूज करेंगे, तो आपका फिक्स कैपिटल है। कंप्यूटर बिल्कुल डायरेक्टली यहां पर बताया गया, फिक्स कैपिटल बिल्कुल सही बात है, बार बार यूज किया जा सकता है। यान जो आपका यूज कर रहा है वीबर द्वारा भैया, वो तो आपका वर्किंग कैपिटल है, राइट, एक बार यूज हो गया, बन गया, उससे जो बनाना, जो कपड़ा वहां पर बनाया जा रहा था वो तो तैयार हो चुका है, तो फिक्स कैपिटल नहीं रहेगा, वर्किंग कैपिटल कैटेगरी में आएगा। पेट्रोल बिल्कुल सही बात है, एक बार लग गया, यूज हो गया तो भैया खत्म हो गया, यूज में आ गया, है ना। तो आपकी डिफरेंट तरीकों से या आपकी प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं बेस्ड ऑन कि किसकी अवेलेबिलिटी, किसको कितनी बार यूज किया जा सकता है। अगर मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं किस चीज को, तो आपको फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। एक ही बार अगर यूज है, रॉ मटेरियल्स हो गए, कैश हो गए, तो अगर एक ही बार अगर आपका यूज किया जा रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आपके 2 ही करेक्ट थे, जिसकी वजह से बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन। तो रिलेटिवली काफी ईजी चीज है जो कि यहां पर पूछी गई थी, राइट। तो हमने यान यूज्ड बाय द वीवर, ये तो हमने वैसे ही सवाल यहां पर डिस्कस किया था प्रीमिक्स में, वर्किंग कैपिटल को हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया था। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप जहां से भी आपने पढ़ा होगा आपको डेफिनेटली ये नॉलेज वहां पर भी मिली होगी। फिर एक और यहां पर थोड़ा सा बाउंसर भरा सवाल, इन डेप्थ चीज यहां पर पूछ ली गई बैंकिंग से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन बैंक्स। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज है इंडिया में, होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है, उन्हीं की कंप्लीट ओनरशिप की कंपनी इंडिया में भी एस्टैब्लिश की गई है और वो इंडिया में काम कर रही है। बट ये बैंकिंग सेक्टर की फॉरेन बैंक है, उन्होंने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में भी एस्टैब्लिश की है। पहले कह रहे कि कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस यहां पर यूज किया जा सकता था कि देखिए कोई भी ऐसा बैंक नहीं है इंडिया में
जो कि आरबीआई द्वारा जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि भाई तेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपके पास कैपिटल हो ना हो आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं, हर एक बैंक के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बिल्कुल एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। बट वैसे अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूं ना, अब ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स आपके इंडियन नेशनल्स होने चाहिए इस तरीके के होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए। अब ये चीज नॉलेज बेस्ड है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, कि जाहिर सी बात है इस चीज के बारे में पता होना बहुत मुश्किल है। एंड सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स हैं तो उतना आपके लिए गेस वर्क भी यहां पर काम नहीं कर पाएगा, या तो आपको पता है या तो नहीं है ना। या तो मतलब यहां पर अगर आपको ना पता होते हुए अगर आपने यहां पर करेक्ट मार्क किया है तो काफी हद तक आपकी अच्छी किस्मत वहां पर देखने को मिली है, राइट। तो ये थोड़ी सी बारीकी भरी चीज यहां पर पूछ ली गई है, राइट। अगेन जब हम बैंकिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार का पीसीए फ्रेमवर्क रखा गया है, किस प्रकार के पीएसएल नॉर्म्स रखे गए हैं, किस प्रकार की बाकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की हाईलाइट की गई है, बाकी इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड कर दी गई है, एएफ्स तक एक्सटेंड कर दी जा चुकी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक, हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बट यहाँ पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि फॉरेन बैंक्स के केस में जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं उनको हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो थोड़ा सा रिलेटिवली हार्ड लेवल का तो मैं इसको कहूंगा कि ये सवाल यहाँ पर था ही। बट अगेन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है भाई, फर्स्ट इनकरेक्ट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्कुल यहां पर आरबीआई द्वारा रखी जाती है, बट सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हिंदी एटलीस्ट 50% जो बोर्ड मेंबर्स है इस प्रकार के होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज में इंडियन नेशनल्स वहां पर एटलीस्ट 50% बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, राइट। जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आरबीआई के ही डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर निकाले गए हैं, वही चीज आपको यहाँ पर मेंशन की गई कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन इंडिया, यहीं पर रह भी रही हो, राइट। और उसके अलावा जो आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर मेंशन कर दी जा चुकी है। ओके, फिर यहां पर बात करते हैं सीएसआर के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि टाइम एंड अगेन डिस्कस की जाती है, आपने पढ़ी होगी इसके बारे में, 2021 में से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी यहां पर लाए गए थे। तो ये रिलेटिवली इजी सवाल मैं यहां पर कह सकता हूं कि इसको सॉल्व करना इजी है, क्योंकि जैसे सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैं देखूं कह रहे हैं कि सीएसआर के जो रूल्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि कोई मिनिमम स्पेंडिंग होनी जरूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। भाई ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट, 2% हम बार बार बात करते हैं सीएसआर में, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजी लगा होगा। और सीएसआर एक ऐसी चीज है जो कि हम स्किप भी नहीं करते, है ना, नहीं तो क्वेश्चंस की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में कहीं ना कहीं तो कंज्यूम किया ही जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो 2021 की जो गाइडलाइंस आई थी या जो चेंजेस यहां पर किए गए थे उसमें चीज रखी गई थी कि अगर किसी भी प्रकार की सीएसआर एक्टिविटी से किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय या फिर किसी भी तरीके से कंपनी को बेनिफिट होता है तो उसे सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, राइट। तो उस बेसिस पर स्टेटमेंट 1 हमारी यहां पर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 यहां पर इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन। तो मैं थोड़ा सा इसको इजी वाली साइड पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि सीएसआर जैसी चीज हम बेसिक फाउंडेशनल चीजों में कवर करते हैं। हर एक टेक्स्ट बुक जो आप फॉलो कर रहे होंगे वहां पर भी आपको सीएसआर से रिलेटेड कंटेंट जरूर मिलेगा, राइट। चलिए, तो वैसे हमने भी डिस्कस किया था अपने क्लासेस में सीएसआर के बारे में, पूरा डिस्कशन यहां पर किया गया था, क्या क्या चेंजेस यहां पर लाए गए हैं सीएसआर से रिलेटेड, वो भी आपको पॉइंट्स यहां पर दिए गए थे, राइट। चलिए, ओके, मेन से रिलेटेड एक और हमारा इनिशिएटिव है टेस्ट सीरीज का भी, वो भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा चुका है, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, लाइव सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, कैसे आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, एंड फ्रेमवर्क बेस्ड आपको मॉडल आंसर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स यहाँ पर तैयार किया गया, एक फ्लैगशिप तरीके का एक पूरा कंटेंट आपको यहां पर देने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से आपको प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड बेस्ड ऑन कि किस प्रकार के पीवाईक्यूज भी वहां पर देखने को मिले हैं, राइट। ओके, तो आज का लास्ट सवाल, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। अब ये भी मैं ऐसा कहूंगा कि भैया थोड़ा सा बाउंस है। अब वही वाली बात है ना कि मैंने आपको कहा कि 60 to 65% ऐसे सवाल थे जो कि रिलेटिवली डिफिकल्ट या हार्ड लेवल या मीडियम टू हार्ड लेवल की कैटेगरी में आ रहे थे, राइट। बट अगेन जो इजी वाले भी सवाल थे उनमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस या उसमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज यूज हो रही है ना। एंड कहीं ना कहीं उस प्रकार से जब हम ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते हैं या एग्जाम में बैठा हुआ एस्पिरेंट देखता है, वो क्या फील करता है उस समय पे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हम बाहर बैठे हैं भाई, हम बाहर बैठ के अगर एग्जाम पेपर देख रहे हैं, हमारे लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि अच्छा हमें कोई देख नहीं रहा, हमें उस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व नहीं करना है, हम थोड़ा सोचेंगे इस चीज के बारे में, तो ठीक है आंसर कर दिया जाएगा। तो भैया अगर कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर ने बहुत रिलेटिवली ईजी कह दिया किसी चीज को, तो बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि जी हाँ, कई बार चीजें डिफिकल्ट लगती है, एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर लिखना बहुत मुश्किल है। बट 2024 का जो आपका पूरा पेपर है, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं 23 से रिलेटिवली इजी इसलिए क्योंकि थोड़े ऑप्शंस में इजी है, इतना हाउ मेनी देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही टू द फैक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ ली गई, कॉन्सेप्ट्स दोबारा से यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा रिलेटिवली इजी बन गया है। तो वैसे अगर मैं लास्ट सवाल की यहां पर बात करूं, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO की, अब देखिए हम जब अपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम कॉल मनी के बारे में, नोटिस मनी, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत ही इन डेप्थ वाली एक और चीज है जो कि यहां पर मेंशन की जाती है CBLO की, जिसे हम जनरली स्किप करते हैं कि अच्छा तो बहुत ही इन डेप्थ है, इतना डिटेल में क्यों जाना, क्योंकि हमारे लिए भी तो एक रेलेवेंस वाली लाइन है कि जो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो हम बहुत सारी चीजें कवर करते जाएंगे, राइट। तो CBLO एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर तैयार की गई, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखा गया, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि भैया कोलैटरल की बोरोइंग हो रही है और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है, कि मतलब यहां पर कोलैटरल को जो रखा, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जा रही है उनकी लेंडिंग से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, राइट। तो वो आपकी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यहां पर माना जाता है। तो फॉरेक्स और स्टॉक, इसको तो आप इजिली यहां पर रूल आउट कर सकते थे, बट हाँ बॉन्ड और मनी मार्केट के बीच में आपको जाहिर सी बात है यहां पर डाउट होगा अगर आपने इस चीज के बारे में ना पढ़ा हो, राइट। एंड करंट अफेयर्स में अगर मैं कहूं तो लास्ट ईयर शायद एक आधा आर्टिकल था न्यूज में इससे रिलेटेड जहां पर इसके बारे में जिक्र किया गया था। और जो आपकी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, मनी मार्केट के केस में जो आपकी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर यहां पर सी था। अगेन इससे मैं डिफिकल्टी लेवल हार्ड यहां पर रखूंगा। तो ओवरऑल सवाल अगर हम यहां पर देखें, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे तो इजीली सॉल्व किया जा सकते थे। कुछ फैक्चुअल वाले सवाल मैंने इजीली यहां पर इसलिए मार्क किया कि वो हर एक डेटाबेस में आपको मिल जाएंगे, किसी भी तरीके के आप नोट्स अगर फॉलो कर रहे होंगे वहां पर आपने जरूर उस तरीके के सवाल देखे होंगे, ठीक है। पर चलो जो भी आपका स्कोर रहा है पूरे ओवरऑल GS1 में आपके आंसर की मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड आने वाले अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से हम चेंजेस लाएंगे अपने इकोनॉमी की प्रिपरेशन में, बहुत जल्द हम उससे रिलेटेड एक सेशन यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। बट ओवरऑल मेरा ये पॉइंट है यार, देखो UPSC आपसे सवाल पूछ रहा है तो सबसे पूछ रहा है, आप अकेले नहीं है जिससे सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके लिए अलग से कोई पेपर तैयार नहीं किया जा रहा। आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखिए, जो करते आए हैं उसको यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल अगर हम बात करें तो आप फॉरेन बैंक्स को बिल्कुल ही पढ़ने लग पड़े, उसकी सारी चीज़ों को यहाँ पर रटने लग पड़े कि अच्छा इनको कितना यहाँ पर ये रखा गया, कितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, कितना इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करना है, ये सभी चीज़ें हाँ इंपॉर्टेंट है। बट दैट डज नॉट मीन कि सिंस अगर एक बाउंसर सवाल यहाँ पर आ चुका है आपको उसको खेलना ही खेलना है, नहीं। प्रीलिम्स की गेम है भाई, यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर बाउंसर आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, छेड़ा ना जाए, फालतू में आप यहाँ पर आउट हो सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसे इजी सवाल वहाँ पर देखने को मिले तो आप उनको अच्छे से यहाँ पर प्ले कीजिए, अच्छे से वहाँ पर अपने मार्क्स स्कोर कीजिए, ताकि उस प्रकार से आप प्रीलिम्स की जो कट ऑफ का लेवल है उसे यहाँ पर क्लियर कर सकें। अब यहाँ पर मैं दोबारा से एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि PYQs क्यों पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि अच्छा हर एक साल इस तरीके का एग्जाम पेपर वहाँ पर देखने को मिला था एंड इतनी कट ऑफ्स गई थी, है ना। तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं अगले साल जब आप अटेम्प्ट देंगे कि अच्छा हाँ यार 23 में इस तरीके का पेपर था, 24 में इस तरीके का पेपर था। अब दैट डज नॉट मीन ना कि अब आप ये कहेंगे कि अगर 24 में रिलेटिवली इजी आ गया 23 से, 25 में टफ आएगा, तो आप बहुत ज्यादा दोबारा से रैपिडली चीजें पढ़ने की कोशिश कर लें। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बेसिक्स के साथ हमेशा अटैच रहना है। बेसिक्स अगर कवर रहेंगे चीजें रिलेटिवली ईजी रहेंगी। बाउंसर रही बात बाउंसर वाले सवाल की, तो उन पे तो आपका बस भी नहीं चल सकता, राइट। बस आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए एंड डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।